जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देख रहे हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की सभी प्रमुख बड़ी खबरों को एक एक करके हम आपको विस्तार से बताएंगे। इससे पहले अगर आप छत्तीसगढ़ प्रदेश के हैं और छत्तीसगढ़ समाचार ठीक इसी प्रकार रोजाना देखना चाहते हैं तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिया है, जिसे दबाकर इस चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है। सबसे पहली बड़ी खबर आ रही है, 17 जनवरी को छेरछेरा की अब आधिकारिक छुट्टी का ऐलान हो चुका है। मुख्यमंत्री ने मरार समाज के कार्यक्रम में इसकी घोषणा की थी, जिसकी अधिसूचना अब जाकर के जारी हो चुकी है। छत्तीसगढ़ में यह 6वीं त्योहारी छुट्टी होने वाली है। दरअसल छत्तीसगढ़ की त्योहारी छुट्टियों में एक और दिन जुड़ गया है। राज्य सरकार ने छेरछेरा की सार्वजनिक छुट्टी की अधिसूचना जारी कर दी है। इसकी पहली छुट्टी 17 जनवरी को हो रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 24 अक्टूबर को मरार पटेल के समाज के एकीकरण के कार्यक्रम में इसकी घोषणा की थी। सामान्य प्रशासन विभाग ने सोमवार को एक अधिसूचना जारी की है और इसके मुताबिक प्रदेश में मनाए जाने वाले छेरछेरा के लिए पहले से ही जारी ऐच्छिक अवकाश को बदलने का निर्णय हुआ है। ऐसे में सरकार 17 जनवरी 2022 को छेरछेरा पर्व के लिए सार्वजनिक अवकाश घोषित करती है। छेरछेरा पुन्नी छत्तीसगढ़ का लोक पर्व है। इस दिन माता शाकंभरी का प्रकटोत्सव होता है और यह पौष महीने की पूर्णिमा को मनाया जाता है। इस दिन अन्नदान की भी परंपरा है, जैसा कि आप सभी जानते ही होंगे। नए जिलों की अधिसूचना अगले सप्ताह जारी होगी। नए जिलों में 5वीं अनुसूची का पेच फंस रहा है, जिसकी वजह से 5 जिले टूट करके 4 नए जिले बनेंगे। लोगों से इसके लिए दावा आपत्तियां मंगाई गई है। दरअसल बता दें, छत्तीसगढ़ में 4 नए जिलों के पुनर्गठन पर काम होना शुरू हो गया है। इस प्रक्रिया में 5 जिले प्रभावित होंगे। राजस्व विभाग ने सक्ती, मोहला मानपुर, अंबागढ़ चौकी और सारंगढ़ भिलाईगढ़ जिलों के लिए सूचना राजपत्र में जारी कर दी है। तो वहीं प्रस्तावित मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर जिले के लिए अधिसूचना अगले सप्ताह जारी होगी। ऐसा अविभाज्य कोरिया जिले से पुनर्गठन का प्रस्ताव नहीं आने के कारण होना बताया जा रहा है। इस अधिसूचना के जरिए लोग अपने दावा आपत्ति जमा कर सकेंगे। इसके निपटारे के बाद सभी जिले में 1 जनवरी से काम करने लगेंगे, यानी कि नए साल 2022 में प्रदेश में कुल मिलाकर 32 जिले हो जाएंगे। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश में 4 नए जिले बनाने की घोषणा की थी और इनमें 2 जिलों को लेकर के विवाद की स्थिति बनी थी। अब 2 महीनों बाद सरकार ने इन घोषणाओं को अमली जामा पहनाने की कवायद शुरू कर दी है। राजस्व विभाग ने नए जिले बनने से प्रभावित हो रहे सभी 5 जिलों के कलेक्टरों को पत्र लिख करके दावा आपत्ति मंगाने को कहा है। इसके पहले जिलों के पुनर्गठन की प्रारंभिक सूचना को जिला अनुविभाग, तहसील और ग्राम पंचायत में चिपकाया जाएगा। मुनादी कराई जाएगी और प्रचार के माध्यमों से लोगों को इसकी जानकारी दी जानी है। कोरिया जिले के पुनर्गठन को लेकर के भारी विरोध की वजह से प्रशासन अभी तक मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर जिले का प्रस्ताव नहीं बना पाया था। निकाय चुनाव 10 तारीख को होंगे, लेकिन प्रदेश कांग्रेस की बैठक इस वजह से हो सकती है। दरअसल सीएम भूपेश बघेल पुनिया इस बैठक में मौजूद रहेंगे। 12 नवंबर को आचार संहिता लागू हो सकती है। दरअसल बता दें कि निकाय चुनाव की तारीख घोषित होने के लिए अब कुछ ही दिन शेष है। इसे लेकर के शासन और प्रशासन दोनों स्तर पर तैयारियां तेज हो गई है। कांग्रेस सरकार बनने के बाद पहली बार दुर्ग जिला मुख्यालय में होने वाली प्रदेश कांग्रेस कमेटी की बैठक में निकाय चुनाव का मुद्दा सबसे अहम होगा। इसी बैठक के चलते रविवार को पीसीसी चीफ मोहन मरकाम दुर्ग पहुंचे और वहां पर बैठक को लेकर के की जा रही तैयारियों का जायजा लिया। इस बैठक के ठीक 2 दिन बाद यानी कि 12 नवंबर को निर्वाचन आयोग की बैठक रखी गई है। इस बैठक में भी निकाय चुनाव को लेकर के रणनीति तय की जाएगी और चुनाव को लेकर भी कई अहम निर्णय लिए जाएंगे। दुर्ग में 10 नवंबर को प्रदेश कांग्रेस कमेटी की बैठक बुलाई गई है और इस बैठक में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सहित प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया और 34 जिलों के जिलाध्यक्ष मौजूद रहेंगे। 12 नवंबर को निर्वाचन आयोग की बैठक से ठीक पहले प्रदेश कांग्रेस कमेटी की बैठक रखना इस बात का इशारा करता है कि बैठक में निकाय चुनाव को लेकर के रणनीति तय की जाएगी। छत्तीसगढ़ में अब शादी और दशगात्र में शामिल हो सकेंगे 100% लोग। इसके लिए प्रशासन ने आदेश जारी कर दिया है। दरअसल कोविड-19 संक्रमण के नियंत्रण और रोकथाम के लिए ध्यान में रखते हुए कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी PS एल्मा ने पूर्व में जारी आदेश में संशोधन किया है। जारी आदेश के तहत अब जिले में सभी तरह के सिनेमागृह या फिर हॉल अपनी 100% क्षमता के अनुरूप कोविड नियमों का पालन करते हुए खोले जा सकेंगे। सामूहिक समारोह, कार्यक्रम जैसे विवाह इत्यादि खुले
मैदानों में अपनी 100% क्षमता के अनुसार आयोजित किए जाने की अनुमति दी गई है। जारी आदेश में यह भी बताया गया है कि बंद हॉल या फिर भवन में जो सामूहिक समारोह है या फिर जो कार्यक्रम है अपनी क्षमता के 50% के अनुरूप ही कोविड नियमों का पालन करते हुए किए जाने की अनुमति होगी। फिलहाल ये आदेश जो है धमतरी के जिला प्रशासन ने जारी किया है। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल से खबर आ रही है 2200 सेंटरों में इस बार 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षाएं होने वाली है। इस बार असाइनमेंट का कोई भी नंबर स्टूडेंट्स को नहीं मिलेगा। दरअसल माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा आयोजित 10वीं 12वीं बोर्ड परीक्षा इस बार 2200 सेंटरों में ली जाएगी। बोर्ड ने सभी सेंटरों की अंतिम सूची तैयार कर ली है। बोर्ड ने परीक्षा से संबंधित सभी गोपनीय काम भी पूरे कर लिए हैं। सभी पर्चे ऑफलाइन यानी कि परीक्षा सेंटरों में लेना तय हो गया है। इसके बावजूद छात्रों से असाइनमेंट लिए जा रहे हैं। बोर्ड के अफसरों ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि परीक्षाएं ऑफलाइन होने की स्थिति में असाइनमेंट का एक भी नंबर नहीं मिलेगा। बोर्ड के अधिकारियों के अनुसार असाइनमेंट एक तरह से छात्रों का टेस्ट है। बच्चों के साथ टीचरों को भी पता चलेगा कि परीक्षा को लेकर वे कितने तैयार हैं। बोर्ड की परीक्षाएं पूरे 2 साल बाद ऑफलाइन आयोजित करने की तैयारी है। कोरोना संक्रमण के दौरान कई स्कूल बंद हो गए, कुछ नए स्कूल खुले और इस वजह से परीक्षा सेंटरों की सूची अभी फाइनल हो सकी है। अब डाकिया जो है अपना यानी कि लोगों का आधार कार्ड मोबाइल नंबर अपडेट कर सकते हैं। इससे जुड़ी महत्वपूर्ण बातें हम आपको बताना चाहते हैं क्योंकि ये आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। अगर अभी तक आपने अपने आधार का मोबाइल नंबर अपडेट नहीं कराया है तो हमारी गुजारिश यही रहेगी कि आप अपना मोबाइल नंबर जल्द से जल्द अपडेट करा ले, क्योंकि अगर आप मोबाइल नंबर अपडेट करा सकते हैं तो इसके माध्यम से आप बहुत सी जानकारियों को भी खुद से अपडेट कर सकते हैं। अगर आपको अपने आधार कार्ड में मोबाइल नंबर अपडेट करना है तो अब आधार केंद्रों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आधार में मोबाइल अपडेट करने का प्रोसेस अब और भी आसान हो गया है। अब पोस्टमेट यानी कि डाकिया आपके घर आकर आधार में मोबाइल नंबर अपडेट कर देगा। दरअसल डाक विभाग ने नागरिकों को एक बड़ी सहूलियत दी है। आधार कार्ड में मोबाइल नंबर अपडेट कराने के लिए लोगों को अब आधार केंद्रों के चक्कर नहीं लगाने होंगे और न ही लंबी लाइनों में घंटों तक इंतजार करना होगा। इसके लिए आधार जारी करने वाली संस्था भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी कि UIDAI ने इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक यानी कि IPPB के साथ खास करार किया है। इसके तहत अब डाकिया आपके घर तक आकर आधार कार्ड में मोबाइल नंबर अपडेट कर सकेंगे। इसके लिए बाकायदा डाकियों को ट्रेनिंग भी दी गई है और प्रशिक्षित डाकिये घर जाकर के आधार कार्ड अपडेट करेंगे। एजुकेशन के क्षेत्र में करियर बनाने की सोच रहे युवाओं के लिए सरकारी नौकरी पाने का सुनहरा अवसर आया है। दरअसल ये जो पद है स्वामी आत्मानंद शासकीय इंग्लिश मीडियम स्कूल दाऊपारा मुंगेली के लिए शिक्षक कला के अंतर्गत, शिक्षक गणित के अंतर्गत, तो वही शिक्षक विज्ञान के अंतर्गत, शिक्षक अंग्रेजी के अंतर्गत और व्यायाम शिक्षक, सहायक जो है शिक्षक विज्ञान के लिए प्रयोगशाला सहायक, साथ ही साथ शिक्षक अंग्रेजी माध्यम के लिए और शिक्षक जो है कला अंग्रेजी के लिए और साथ ही साथ सहायक शिक्षक जो है यहाँ पर अंग्रेजी माध्यम के लिए विभिन्न पद निकाले गए हैं। जो वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप इसके जो है यानी कि नोटिफिकेशन का जो यहाँ पर जो PDF है वो डाउनलोड कर सकते हैं। छठ पर्व के लिए गाइडलाइन जारी हो चुकी है। पूजा में शामिल होने वालों को कोविड टीका लगाना अनिवार्य है। घाट पर यहाँ पर बच्चे और जो बड़े बुजुर्ग हैं नहीं जा सकते हैं। दरअसल कलेक्टर सौरभ कुमार ने छठ पूजा को लेकर के निर्देश जारी कर दिए हैं। शहर में महादेव घाट, बीरगांव, टाटी बांध और साथ ही साथ यहाँ पर संतोषी नगर जैसे हिस्से में बड़ी तादाद में लोग इस पर्व को मनाते हैं और बड़ी तादाद में लोगों का जमावड़ा तालाब और नदियों के किनारे पर होता है। कलेक्टर की तरफ से जारी निर्देश में कहा गया है कि पूजा में वे लोग ही शामिल होंगे जिनको जो है जिन्हें कोविड का टीका लग गया है। छोटे बच्चे और बुजुर्ग सार्वजनिक पूजा स्थल पर नहीं जा सकेंगे। फिलहाल कलेक्टर सौरभ कुमार ने इस प्रकार की गाइडलाइन जारी की है। तो वही बिलासपुर के बारे में बात करें तो 2 से 8 बजे तक भारी वाहनों की आवाजाही को शहर से प्रतिबंधित कर दिया गया है। इस बार छठ पर्व 10 नवंबर को मनाया जाएगा और बिलासपुर के तोरवा स्थित छठ घाट में यह आयोजन 8 नवंबर की शाम से शुरू हो गया है। और अब खबर है पूर्व कृषि मंत्री को किसानों की चिंता। बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि तैयार धान खुले में है, बारिश हुई तो बड़ा नुकसान होगा, सरकार को इसकी खरीदी तुरंत करनी चाहिए। छत्तीसगढ़ के पूर्व कृषि मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने मौजूदा सरकार पर किसानों की अनदेखी करने का आरोप लगाया है। दरअसल उन्होंने अपने सरकारी आवास में किसानों के मुद्दे पर मीडिया से बातचीत की है। बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि किसानों की सबसे बड़ी शोषक कांग्रेस की सरकार है। हम 1 नवंबर से धान खरीदी की मांग कर रहे हैं, मगर सरकार ने धान
धान खरीदी में देरी की है, इसकी वजह से किसानों को नुकसान हो रहा है। तैयार धान खुले में पड़ा है, बारिश होगी तो किसानों को बड़ा नुकसान होगा। सरकार को तत्काल धान खरीदी शुरू करनी चाहिए। एक बुरी खबर है, सीआरपीएफ के जवान ने अपने ही साथियों पर AK-47 से ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी, जिसके अंतर्गत 4 जवानों की मौत हो गई है और 3 अन्य घायल भी है। छत्तीसगढ़ के सुकमा कैंप की घटना बताई जा रही है। दरअसल छत्तीसगढ़ के सुकमा में रविवार देर रात सीआरपीएफ यानी कि केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स जवान ने अपने ही साथियों पर AK-47 से फायरिंग कर दी। घटना में 4 जवानों की मौत हो गई है, जबकि 3 घायल है। इनमें से 2 जवानों की हालात फिलहाल गंभीर है। उन्हें चॉपर से रायपुर रेफर किया जा रहा है और घटना के बाद आरोपी जवान को हिरासत में ले लिया गया है। अभी तक फायरिंग का सही कारण सामने नहीं आ सका है। आईजी सीआरपीएफ एडिशनल एसपी कोंटा लिंगनपल्ली कैंप पहुंच चुके हैं। आईजी बस्तर, कलेक्टर सुकमा और एसपी सुकमा भी मौके पर पहुंच चुके हैं। एक एक्सक्लूसिव खबर है, कोरोना की तीसरी लहर का खतरा अब भी कायम है। छत्तीसगढ़ में जांच व निगरानी अगले 15 दिनों तक सख्त रूप से जारी होने वाली है। दरअसल रूस और चीन समेत यूरोपीय देश के कई शहरों में कोरोना संक्रमण के आंकड़े लगातार बढ़े हैं और वहां तीसरी लहर की आशंका के साथ साथ लॉकडाउन जैसे कदम भी उठा लिए गए हैं। छत्तीसगढ़ में कोरोना के पॉजिटिव केस बहुत कम निकल रहे हैं, लेकिन डॉक्टरों का दावा है कि पिछले 2-3 दिन से सर्दी खांसी और जोर पकड़ रही है, इसलिए तीसरी लहर की आशंका बरकरार है। इसी से स्वास्थ्य विभाग ने अगले 15 दिनों तक रोजाना 40,000 के आसपास कोरोना टेस्ट करने की तैयारी कर ली है, जो अभी 10,000 से भी कम है। यही नहीं, पड़ोसी राज्यों से सीमावर्ती जिलों से आने वालों की निगरानी का सिस्टम भी बना लिया गया है। हमारी तितली नंबर 1 है, क्योंकि कवर्धा के जंगल से ऑरेंज ऑकलीफ की जो तितली है, इनका नाम है ऑरेंज ऑकलीफ इस तितली का, तो ये जो है राष्ट्रीय तितली घोषित हो चुकी है। भोरमदेव अभ्यारण्य के तकरीबन 7 एकड़ में इनका बसेरा है। दरअसल कबीरधाम के भोरमदेव अभ्यारण्य में घने जंगल में अटखेलियां करने वाली तितली ऑरेंज ऑकलीफ अब राष्ट्रीय तितली है। इसी साल की शुरुआत में सामने आए परिणाम के बाद से ऑरेंज ऑकलीफ को राष्ट्रीय तितली चुना गया था, जिसके बाद से वन विभाग ने इसके संरक्षण व संवर्धन के लिए अपना प्लान तैयार किया है। जंगल के जिस हिस्से में इसकी बहुतायत है, उस हिस्से को तितली पार्क के रूप में भी विकसित किया जाएगा। भाजपा जो है विजय छत्तीसगढ़ अभियान शुरू करने जा रही है। दिल्ली में राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक हुई है। नक्सल घटनाएं बढ़ी है, धर्मांतरण बढ़े हैं। इसके अलावा शराबबंदी, किसानों की दशा पर सरकार को घेरने की रणनीति भाजपा जो है बनाने जा रही है। दरअसल शाम को भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक खत्म हुई है और दिन भर चली बैठक में डॉक्टर रमन सिंह दिल्ली जाकर शामिल हुए, जबकि प्रदेश के बाकी नेता वर्चुअली रूप से इस कार्यक्रम से जुड़े। बैठक में विजय छत्तीसगढ़ अभियान पर चर्चा की गई। एक मिशन की तरह ही शुरू हो रहा भाजपा का ये अभियान पूरी तरह से चुनावी होगा। माना जा रहा है कि दिसंबर-जनवरी से इस अभियान की शुरुआत की जाएगी। इसके तहत भाजपा सरकार के खिलाफ स्थानीय मुद्दों के साथ लोगों के बीच जाकर के कई तरह के कार्यक्रम करेगी। बैठक में इस अभियान को लेकर के राष्ट्रीय नेताओं से भी बातचीत की गई है। बैठक में शामिल होने के बाद भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने बताया कि प्रदेश भाजपा की संगठन गतिविधियों पर लगातार विस्तार से चर्चा हुई है। धान खरीदी पर सियासी घमासान लगातार बढ़ता दिख रहा है। अमरजीत भगत बोले, केंद्र सहयोग नहीं कर रही है, बारदाने भी नहीं दे रही है, उसना चावल लेने का नया ड्रामा कर रही है। दरअसल आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में धान खरीदी की तारीख तय होते ही सियासी घमासान एक बार फिर शुरू हो गया है। मंत्री अमरजीत भगत ने केंद्र सरकार पर सहयोग नहीं करने के आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि बारदाने का संकट और केंद्र सरकार सहयोग नहीं कर रही है। अभी तक बारदाना उपलब्ध नहीं कराया गया है। दूसरी तरफ केंद्र सरकार ने उतना चावल नहीं लेने का ड्रामा भी शुरू कर दिया है। हम समस्याओं पर चर्चा करने के लिए केंद्र सरकार से समय मांग रहे हैं, लेकिन अभी तक समय नहीं मिला है। सरकार ने इस बार 105 लाख मीट्रिक टन धान खरीदने का लक्ष्य रखा है। प्रदेश में इस बार धान खरीदी 1 दिसंबर से होगी। पढ़ाई को आसान करने की तैयारी में सरकार नजर आ रही है। नक्सल प्रभावित दंतेवाड़ा जिले के 40 सरकारी स्कूलों में अब स्मार्ट क्लास के अंतर्गत बच्चे पढ़ सकते हैं। दरअसल नक्सल प्रभावित इलाके में बच्चों की पढ़ाई को आसान करने और उन्हें पढ़ाई से जोड़े रखने के लिए दंतेवाड़ा जिले में 40 स्कूलों में स्मार्ट क्लास की शुरुआत हो रही है। डिजिटलाइजेशन के इस युग में नक्सल इलाके में 40 स्कूलों के बच्चे स्मार्ट क्लास में स्मार्ट तरीके से पढ़ाई करेंगे, ये बहुत अच्छी बात है। नक्सल प्रभावित इलाके
इलाके में शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने व बच्चों को पढ़ाई से जोड़े रखने का यह प्रयोग हो रहा है। साल 2012 में जिले की जावंगा आस्था स्कूल में इसकी शुरुआत हुई थी और इस बीच जिले के सरकारी स्कूलों में स्मार्ट क्लासेस शुरू करने के लिए किसी तरह के प्रयास नहीं हुए, लेकिन पहली बार है जब बड़ी संख्या में सरकारी स्कूलों का चयन कर इस नए तरीके से पढ़ाई कराई जाएगी। इसके पहले इन स्कूलों के टीचर्स को ट्रेनिंग मिलेगी, बच्चों को भी इसके बारे में बताया जाएगा और 2022 से 40 स्कूलों में इस तकनीक से पढ़ाई शुरू करा दी जाएगी। केंद्र सरकार पर भड़के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बोले, झीरम में किसे बचाना चाहती है केंद्र सरकार, हमें जांच से क्यों रोका जा रहा है। आयोग पर भी इन्होंने सख्त सवाल किए हैं। दरअसल झीरम घाटी हत्याकांड में न्यायिक जांच आयोग की रिपोर्ट आ जाने के बाद से अब छत्तीसगढ़ की राजनीति में खलबली मच चुकी है। इधर विपक्ष तो वहीं पर पक्ष भी लगातार इस पर आक्रोश जता रहा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इस मामले में केंद्र सरकार की भूमिका पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने सोमवार को कहा कि केंद्र सरकार झीरम घाटी के षड्यंत्र में किससे बचाना चाहती है, आखिर हमें जांच करने से क्यों रोका जा रहा है। उन्होंने एनआईए और न्यायिक जांच की भूमिका पर भी सवाल उठाए हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रेस से बातचीत में कहा कि न्यायिक आयोग घटनास्थल पर जाकर जांच नहीं कर सकता है, यह काम जो है जांच एजेंसियां करती है। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी कि एनआईए ने अपनी फाइल रिपोर्ट सौंप दी है और इसके अलावा हमने चुनावी घोषणा पत्र में झीरम कांड की जांच करने का वादा किया था। हम सरकार में आए तो एसआईटी का गठन किया। दोस्तों, आज की खबरों का सिलसिला बस यही तक का था। वीडियो पसंद आए तो नीचे लाइक बटन है जिसे दबाकर इस वीडियो को आपको बहुत ही छोटा सा लाइक कर देना है। नीचे आपको लाल कलर का सब्सक्राइब बटन भी होगा जिसे दबाकर इस चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है। साथ ही साथ घंटी को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन को भी आपको सिलेक्ट करके रख लेना है ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें, छत्तीसगढ़ के समाचार ठीक इसी प्रकार हम आप तक रोजाना पहुंचा सके। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।